हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था न्यूटन सेकंड लॉ और एक बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर हम पहुंचे थे कि वेक्टर एफ इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर ए। तो पूरे चैप्टर में बच्चों यही फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले पे अपन तरह तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो वेक्टर एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखिए, पहले इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूं मैं। पहली बात, जो फॉर्मूला है इसमें एक डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्लेगी। यानी इस फॉर्मूले को इस तरह से देखें अपन, जैसे ये फॉर्मूला मान लो तुम्हें अलोंग एक्स एक्सिस पे बात करना है, ये फॉर्मूला हमें एक्स एक्सिस के अलोंग लगाना है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, दिस इज वेक्टर एफ एक्स नेट इक्वल टू, अभी मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, कुछ टाइम बाद हम सिस्टम पे भी बात करेंगे कि सिस्टम पे एफ इक्वल टू एम ए कैसे लगाते हैं, सिस्टम क्या होता है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, जैसे मेरे को ये फॉर्मूला मान लो एक्स एक्सिस पे लगाना है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वेक्टर एफ एक्स नेट इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए एक्स। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, यानी सिंपल अपने को एफ इक्वल टू एम ए से मतलब नहीं है, इट इज ए डायरेक्शनल फॉर्मूला। किसी एक डायरेक्शन का तुम्हें नेट फोर्स लिखना पड़ेगा इक्वल टू पार्टिकल का मास इनटू उसी डायरेक्शन का हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा। तो वेक्टर एफ एक्स नेट इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। इज दैट क्लियर? इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे लगाना है तो सेम बनेगा, वेक्टर एफ वाई नेट इक्वल टू एम वेक्टर ए वाई। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है कि तुम्हें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना होगा या एक्सीलरेशन से कोई ना कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए एक्सीलरेशन निकालना जरूरी है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम इस तरह से फोर्स इक्वल टू एम ए करके एक्सीलरेशन निकालेंगे और फिर उसको आगे अगर यूज है तो वी विल यूज। जैसे मैं इसको मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूं, एक सिंपल से नहीं, एफ इक्वल टू एम ए कैसे लगाते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट अपने आप में होता है। सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है, अब देखना काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब इसका मास अपन एम मान लें, कुछ फोर्स मैंने यहां पे लगा रखे हैं, इधर से कोई फोर्स मान लो F1 है, इधर एक और फोर्स लगा रखा है F2 किसी एंगल अल्फा पे, यहां से एक फोर्स इधर है F3, ये एंगल मान लो बीटा है, एक फोर्स F4। ओके, मान लो ये फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब इसका तुमसे पूछा जाए कि एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो, सपोज करो, तो क्या तो नहीं करना है और क्या कैसे करना है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं इसे कर रहा हूं एफ इक्वल टू एम ए कैसे लगाते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह से कर रहा है, जैसे कि मान लो कि सर ने पढ़ाया था एफ इक्वल टू एम ए, तो सारे फोर्स जोड़ दिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू एम ए, ये लोग है काम। इज इट करेक्ट? एक बार देखो, F1 फोर्स इधर है, F2 ऐसे स्लैंटेड है, F3 इधर है, और सब फोर्स कोई किधर भी जोड़ के एम ए के इक्वल कर दिया, तो इट इज क्लियरली रॉन्ग। इज दैट क्लियर? इसमें स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, देखो ध्यान से समझना। इसका पहला, मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे पहले तुम्हें ऑब्जर्वेशंस लेने होंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहां जो चीज रखी है कि ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे इस तरह से सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। तो अब जितने भी फोर्सेस हैं उनके अपन को कंपोनेंट करने हैं कि कौन कौन सी डायरेक्शन में कितना कितना फोर्स है। जैसे तुम देखो, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे जो ऑब्जर्वेशंस क्या है, यानी यहां से हम कौन कौन सी चीजें जो क्लियरली देख सकते हैं वो क्या है, ये सोचो।
पहला ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है, ये बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है हमेशा कि यार किस फोर्स के कंपोनेंट करें और किस फोर्स के कंपोनेंट नहीं करें। इज दैट क्लियर? इसमें से कौन कौन से फोर्स के कंपोनेंट करने हैं, कौन कौन से फोर्स के कंपोनेंट नहीं करने हैं। तो इसका सबसे सिंपल जो तरीका है, देखो F इक्वल टू एम ए हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, पहली बात तो ये है। F इक्वल टू एम ए किधर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें जिधर इजी फील होगा उस डायरेक्शन में हम हमेशा F इक्वल टू एम ए लगाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन जो बड़ा सिंपल सा सबको दिख रहा है वो ये है कि इस ब्लॉक का अलोंग वाई एक्सिस कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। सोचो, यानी पहले तुम देखो ब्लॉक की क्या कंस्ट्रेंट है, ब्लॉक किधर चल सकता है और किधर नहीं चल सकता। तो यहां से क्लियर कट है कि ब्लॉक वाई एक्सिस के अलोंग ब्लॉक का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। बताओ वाई एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन हो सकता है? बताओ, कभी नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी एक्सीलरेशन ऊपर हुआ तो ब्लॉक इस सरफेस का कांटेक्ट छोड़ देगा। जबकि हम अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये मानते हैं कि जो चीजें कांटेक्ट में है वो हमेशा कांटेक्ट में रहेगी, यानी इस ब्लॉक और सरफेस का कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा। तो बताओ, अब इस ब्लॉक की मजबूरी हो गई, या हम ये आसानी से देख सकते हैं कि इस ब्लॉक के पास क्या मजबूरी है, क्या कंस्ट्रेंट है कि ये ब्लॉक वाई एक्सिस पे ऊपर या वाई एक्सिस पे नीचे एक्सीलरेट नहीं हो सकता है। अगर ऊपर एक्सीलरेट हो गया मतलब कांटेक्ट छूट गया, नीचे एक्सीलरेट हो गया मतलब जमीन के अंदर धस गया, ये वो भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंपल से ऑब्जर्वेशन से इंफॉर्मेशन है कि देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन नहीं है, बात समझना, ये पता लगा लो कि किधर नहीं चल सकता। तो ये पता लग गया हमें कि ये वाई एक्सिस के अलोंग नहीं चल सकता, तो मतलब फिर किधर चलेगा, इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन किधर होगा? बताओ, जिधर नहीं होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें यह पता लग रहा है कि इस ब्लॉक का किसी भी ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता लग गया कि एक पार्टिकल का इधर एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, तो फिर एक चीज और पता लग गई, ध्यान से सोचो, कि फिर इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन किधर होगा। तो जिधर नहीं हो सकता है, अब कोई बच्चा कहेगा सर इधर हो सकता है, फिर तो इधर नहीं है तो इधर हो सकता है। अरे इधर कैसे हो सकता है, इसका कंपोनेंट नहीं आएगा क्या? बताओ। तो जिस डायरेक्शन में इसका नेट एक्सीलरेशन 0 है, फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका नेट एक्सीलरेशन होगा। यानी पहले तुम्हें ये नहीं डायरेक्ट जाके टूट पड़ो क्वेश्चन पे, समझे कि भाई कौन कौन से फोर्स और F इक्वल टू एम ए लगाना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा सा देखो कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है क्या नहीं है। मैं जस्ट F इक्वल टू एम ए कैसे लगाते हैं इसे सिखा रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे उनको अपन करेंगे, वही चीजें ध्यान रखनी। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो था मेरा वो ये था कि कोई भी ब्लॉक है, कोई भी पार्टिकल है, उसका सबसे पहले थोड़ा सा देखो कि इसके पास क्या मजबूरी है। अगर वो ब्लॉक किसी चीज के कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में बना रहेगा, कांटेक्ट में बनते हुए मोशन करेगा। तो यहां मेरे पास सबसे पहले इस ब्लॉक की एक मजबूरी दिखी कि ये ब्लॉक अलोंग वाई एक्सिस एक्सीलरेट नहीं हो सकता है। और अगर ये अलोंग वाई एक्सिस एक्सीलरेट नहीं होगा, बच्चों ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, सपोज ऐसे एक्सीलरेशन नहीं है, तो फिर एक चीज और पता लगेगी कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फिर ए नेट होगा, नेट एक्सीलरेशन उसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट नहीं आ सकता। अगर इस तरह का सिनेरियो है कि अगर तुम्हें यह पता लग गया कि इधर एक्सीलरेशन 0 है तो इधर एक्सीलरेशन होगा, ओके। तो यहां मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि इस ब्लॉक का किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से तुमने कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी एक्सीलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग अगर ये एक्सीलरेट नहीं हो सकता तो फिर एक बात और आ गई कि इसका जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो किधर होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। तो बच्चों यही एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि किधर ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा और किधर ब्लॉक का एक्सीलरेशन नहीं होगा। ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेट कर लीजिए, सारी बात समझ में। और उन्हीं डायरेक्शन में फिर हमें सभी फोर्सेज के कंपोनेंट करने हैं। अब जैसे देखो, जो F1 है, एक बात बताओ, क्या मैं F1 के कंपोनेंट करना चाहूंगा? नहीं। क्या F1 को रिजोल्व करूं, एक कंपोनेंट इधर एक, क्योंकि एक्चुअली टोटल जो F1 है वो F1 किधर है बताओ, एक्स एक्सिस पे है। मुझे कंपोनेंट किधर करने होते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है हमेशा। यार सर की मर्जी पड़ती है, जब इस फोर्स से कंपोनेंट कर देते हैं, कभी उसके कर देते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा
जो कंपोनेंट्स हैं फोर्स के उस डायरेक्शन में करो जिधर एक्सीलरेशन है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर यानी जिधर एक्सीलरेशन नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में जितने भी फोर्स हैं उनके किधर कंपोनेंट्स लेने, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। उससे क्या फायदा होगा जरा देखना। तो क्या मैं F1 के कंपोनेंट करूं, बताओ। ऑलरेडी F1 किधर है बताओ, एक्स एक्सिस पे। F1 ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है तो इसका कंपोनेंट नहीं करना। F2 थोड़ा स्लैंट है, यूं देखो F2 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो बताओ, तुमने पढ़ा होगा वेक्टर्स में कि इधर जो कंपोनेंट होगा F2 का, इधर वो कितना बताओ, F2 cos अल्फा, है ना बच्चों। अल्फा की जो डायरेक्शन है जिसके साथ अल्फा एंगल बन रहा है उधर कौन सा कंपोनेंट होता है, cos, और जिसके साथ अल्फा नहीं बन रहा उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन वाला होता है। तो इधर होगा F2 cos अल्फा और इधर होगा कौन सा बताओ, F2 sin अल्फा। अब भले तुम F2 को हटा दो, F2 के टुकड़े कर लिए तुमने, एक नेट फोर्स को दो फोर्सों में तोड़ दिया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि F2 इधर लग रहा था, या ये कह लो कि F2 cos अल्फा इधर और F2 sin अल्फा इधर, उसको दो टुकड़े कर लिए, F2 गायब। ओके, बोलो F3 के कंपोनेंट्स करूं या नहीं करूं, बताओ। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। कंपोनेंट अपने को सभी फोर्सेस किधर लाने, जिधर एक्सीलरेशन है और जिधर नहीं है। आई मीन टू से अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस इन दिस क्वेश्चन। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, देखना कई क्वेश्चंस में अपन स्लैंट भी करेंगे फिलहाल। लेकिन ये बात कंफर्म मानो कि हमें कंपोनेंट किधर करने होते हैं, ठीक है, जिधर उस ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन है और जिधर कोई एक्सीलरेशन नहीं है। जैसे इसमें एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस पे था, वाई पे नहीं था, तो सारे कंपोनेंट एक्स और वाई पे किए। ओके, F3 के कंपोनेंट्स करें तो F3 का जो कंपोनेंट्स होगा इधर दिख रहा है, अब कंपोनेंट करना सीख चुके हो तुम। तो इधर आएगा इसका, मैंने अभी बताया, तो बीटा की डायरेक्शन में क्या आएगा, F3 cos बीटा, जिससे बीटा एंगल बन रहा है। और उधर कौन सा बच जाएगा बताओ, F3 sin बीटा। बच्चों एक बात का जवाब दो, F3 भी हटा दिया मैंने, इसके टुकड़े कर लिए ना। बताओ सोच के, क्या मैं F4 के कंपोनेंट्स करूं, बताओ। क्या F4 के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस है वो। ये अपना काम हो गया ना। पहला स्टेप क्या था, सोचो। सबसे पहले क्या करना था कि पार्टिकल किधर चल सकता है वो ऑब्जर्वेशन से देखो। कुछ मजबूरी रही होंगी पार्टिकल की, यहां मजबूरी ये थी, ये ब्लॉक इस सरफेस का कांटेक्ट नहीं छोड़ सकता। और कभी भी एनएलएम के क्वेश्चंस में बच्चों अगर कहा नहीं जाए तब तक हम ये मानते हैं कि जो भी चीज कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट में बनी रहेगी। इसलिए यहां मजबूरी ये थी कि इसका एक्सीलरेशन, कई बार ये चीज फायदा होगी। देखो, तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताओ पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन किधर होगा, और नहीं पहचान पाते तो ये पहचान लो कि किधर नहीं हो सकता। जिधर नहीं हो सकता फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओ, उधर ही नेट एक्सीलरेशन होगा। समझे? अब अपना काम सिंपल हो गया। देखो मैंने क्यों प्रीफर किया इस तरह से कंपोनेंट करना, क्यों इधर कंपोनेंट किए कि जिधर एक्सीलरेशन है और जिधर नहीं है उधर अपन ने क्यों कंपोनेंट्स किए, क्योंकि अभी इस पे एक फोर्स और मान लें अपन, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। खैर, वेट जो लगता है किसी भी बॉडी पे वो कितना होता है, mg वेट है इसका। यानी ये फोर्स किसने लगाया, अर्थ। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाती है, उसका मास इंटू जी, m इंटू जी, इतना फोर्स लगाती है। जी के बारे में पढ़ा होगा तुमने काइनेमेटिक्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। mg फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगता है। और भी फोर्स होंगे नॉर्मल वगैरह, ठीक है, वो मैं सब आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल मुद्दे की बात पे आता हूं कि अब इसमें क्या इक्वेशंस बनाओगे। तो इक्वेशन बड़ी सिंपल है। देखो बच्चों ध्यान देना, लास्ट स्टेप में क्या होगा, तुमने दो डायरेक्शन सेलेक्ट की। अब जैसे मैं अलोंग वाई एक्सिस बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस के अलोंग हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला, बताओ कि वाई एक्सिस पे क्या हुआ, कि वाई एक्सिस के अलोंग इस ब्लॉक का कोई एक्सीलरेशन नहीं था। वाई एक्सिस के अलोंग इस ब्लॉक का कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और जिधर सोचो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से अभी मैंने कहा था कि एफ नेट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू एम इंटू ए वाई, यही बताया था। तो अगर वाई एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन जीरो है, सोचो वाई एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन जीरो है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो सुनो, लास्ट में करना क्या होता है कि जिधर एक्सीलरेशन नहीं है उधर नेट फोर्स क्या करना है, जीरो करना है। यानी उधर फोर्स बैलेंस करा दो। इन दोनों फोर्सों ने मिलकर के,
यानी वाई एक्सिस के सारे फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे होंगे 100%, ये हम आसानी से कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं होते, सोचो, यानी अगर ये फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसको जीरो कराना है, अगर ये फोर्स जीरो नहीं होगा तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा भाई। अगर ये कुछ भी बच गया, मान लो जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू बच गई है, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो अपना काम गड़बड़ हो गया, ये ब्लॉक या तो ऊपर उठ जाएगा, जबकि मजबूरी तो यही है, ना तो ब्लॉक ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, इसको कांटेक्ट में रहते हुए चलना है। तो इस मजबूरी से क्या इक्वेशन बनेगी, ब्लॉक की इस मजबूरी से क्या इक्वेशन बनेगी, इस कांस्टेंट से क्या इक्वेशन बनेगी कि जिस डायरेक्शन में, बच्चों ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है उधर तुम्हें क्या करना है बताओ, नेट फोर्स कितना कराना है, जीरो कराना है। यानी फोर्स क्या कराने, हमें बैलेंस कराने। तो बता सकते हो ये दोनों फोर्स मिलकर के इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी एफबीडी कंप्लीट नहीं है, नॉर्मल वॉर्मल भी फोर्स आएंगे, लेकिन कुल मिला के जो बाई एक्सिस के फोर्स है वो बैलेंस कराने में ये कहना चाह रहा हूं। इज दैट क्लियर? F3 साइन बीटा प्लस F2 साइन अल्फा, ये एक फोर्स और लगेगा जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ग्राउंड इस पे नॉर्मल लगाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मान लो ये फोर्स लग रहे हैं, कौन कहां से लगा ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। मान लो ये एफबीडी कंप्लीट है, इसका बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, F3 साइन बीटा प्लस F2 साइन अल्फा प्लस नॉर्मल, ये ऊपर के फोर्स, और इनको डेफिनेटली 100% बैलेंस किसको करना पड़ेगा, नीचे के फोर्स को, कितने को, mg को। ये इक्वेशन मेरी हो गई नंबर 1। क्या समझे कि जिधर एक्सेलरेशन नहीं है उधर तुम्हें फोर्स बैलेंस कराने हैं। इसीलिए अगर ये तीनों का सम इसके इक्वल हो गया तो बताओ नेट फोर्स कितना हो गया था, जीरो हो गया। जीरो होना पड़ेगा, ये मजबूरी है इसकी। इज दैट क्लियर? क्योंकि सबसे पहले तुम एनएलएम की इक्वेशन मत बनाओ, पहले देखो हो क्या रहा है, फिर पता लगाओ क्यों हो रहा है। ये नहीं कि देखते क्वेश्चन और ये इक्वल टू एम ए और जबरदस्ती इसको चला दिया जबकि चल नहीं रहा है। तो इसलिए पहले थोड़ा देखो कि किस डायरेक्शन में ये एक्सीलरेट हो रहा है, किधर नहीं हो रहा है, और फिर तो मैंने क्या कहा, जिधर एक्सीलरेशन नहीं है उधर तो क्या करोगे, फोर्स बैलेंस कराओगे। और फिर इधर मान लो इसका एक्सीलरेशन अगर ए है, इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इधर होगा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन इधर नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, जिधर उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन नहीं हो सकता तो फिर किधर होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये इधर की ओर खिसकना शुरू करेगा, इसलिए फिर मैं कहूंगा इस पे F इक्वल टू एम ए लगाओ, किधर, अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग द वाई एक्सिस तो क्या किया मैंने, फोर्स बैलेंस करा दिए, और अलोंग द एक्स एक्सिस क्या लगाएंगे इस पे, F इक्वल टू एम ए। तो F क्या लिखोगे बताओ, इधर का जो नेट फोर्स बच रहा है देखो उसको कितना बताओ, देखो F1 प्लस F2 cos अल्फा, दोनों इधर है, और माइनस F4 माइनस F3 cos बीटा। अब कोई सोच रहा होगा कि सर अगर ये ज्यादा हुए तो, अगर ये ज्यादा हुए तो बिल्कुल ब्लॉक इधर चलेगा, फिर अगर ये ज्यादा हुए तो इधर चलेगा, और मान लो बैलेंस हो गए तो फिर इधर भी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूं कि अलोंग द एक्स एक्सिस मान लो ये आगे बढ़ रहा है इधर ही, वो तो क्वेश्चन में डाटा होंगे, उससे पता लग जाएगा कौन सा फोर्स ज्यादा कम है। तो क्या कहोगे बच्चों बताओ, F1 प्लस F2 cos अल्फा, ये फोर्स, यानी मैं क्या लगा रहा हूं, F इक्वल टू एम ए, ये फोर्स माइनस, क्योंकि ये इधर लग रहे हैं, माइनस क्या लिखोगे बताओ, F4 प्लस F3 cos बीटा, ये क्या लिखा मैंने पता है, F नेट अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो भी नेट फोर्स है उसको काय के इक्वल करके बताओ, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो m इंटू ए, ये F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लगाइए। इससे बच्चों क्या आएगा बताओ, ये आएगा, ये क्या है, ये इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है। ये मत कहना कि ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे तो है ही है, लेकिन जो एक्स एक्सिस पे वही रिजल्टेंट है। कैसे पता लगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे नहीं है, और जिधर एक्सीलरेशन नहीं होता है फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका नेट एक्सीलरेशन होता है, ये मैंने बताया। तो यही इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन है, या यही इसका क्या कह लो, नेट एक्सीलरेशन है। और एक बार एक्सीलरेशन तुम्हारे पास आ गया तो फिर पूछा बताओ ब्लॉक 2 सेकंड में कितना आगे बढ़ जाएगा, तो लगाओ आसानी से एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आ गया ना हमारे पास,
तो या तो एक्सीलरेशन पूछेगा डायरेक्ट, या एक्सीलरेशन से कोई चीज अगर निकल रही होगी तो अगले स्टेप में वो आ जाएगी। तो ये केवल एक कोई क्वेश्चन नहीं था मेरा कि कोई क्वेश्चन से मैं कोई आंसर तक पहुंच रहा हूं, इट वाज जस्ट कि कैसे F इक्वल टू एम ए लगाओगे। तो ये स्टेप बिल्कुल माइंड में याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तसल्ली से ऑब्जर्वेशन करो उसका, किस ब्लॉक की क्या मजबूरी है, कौन से फोर्स के कंपोनेंट करने। जैसे ध्यान देना, वो कंपोनेंट वाली बात पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये एक फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन के खूब सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। इंक्लाइंड प्लेन जानते हो ना, जैसे फिसलन पट्टी होती है, पार्क में फिसलते हैं ना, उस टाइप से एक फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है ये, ओके। और स्मूथ है, क्योंकि अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ये बच्चों एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है, कितना है, थीटा है। अब समझना, कुछ मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, बस एक बार फील दिलाना चाह रहा हूं कि कौन कौन से फोर्स के हमें कंपोनेंट करने होते हैं, किसके नहीं करने। और एक ब्लॉक एम मास का इस पर रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस इसका एक एनालिसिस मैं बता रहा हूं तुम्हें कि एम मास का एक ब्लॉक है ये, और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, और एक फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन है, ओके। अब सबसे पहले तो काम क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। ये नहीं कि F इक्वल टू एम ए किधर भी मन में आज इधर लगा दिए, चाहे ब्लॉक चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, पहले देखो तो सही। चलो बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन है, और बिल्कुल ध्यान से सोचना, कोई क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं करें, केवल एक ऑब्जर्वेशन कैसे फील करते हैं उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये मास का ब्लॉक है, ओके। मेरा पहला छोटा सा क्वेश्चन जो है यही है जो हम पहले पहले सोचना पड़ेगा, ब्लॉक किधर चलेगा और किधर नहीं चलेगा। या तो मैं तुमसे ये पूछूं कि ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन किधर होगा, अगर तुम बता सकते हो तो बताओ, और अगर नहीं बता सकते हो तो फिर क्या सोचना है कि ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर होगा, उधर होगा जिधर नहीं होगा उसके परपेंडिकुलर। तो यहां एक मजबूरी तुम्हें दिख रही है कि इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में रहना है। सोचो, ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में रहेगा, तो दो जो चीज कांटेक्ट में है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया था, तो बताओ इसका एक्सीलरेशन किधर नहीं हो सकता। तो इसका जो एक्सीलरेशन वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर इसका एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। देखो, अगर जरा भी इधर हो गया तो कांटेक्ट हट जाएगा, और जरा भी इधर हुआ तो उसके अंदर घुस जाएगा। ये कांटेक्ट जहां है उसके परपेंडिकुलर में नहीं होगा। मैंने पहले ये पता लगा लिया, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था कि ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन को कांटेक्ट में रहना है, इसका मतलब ब्लॉक का एक्सीलरेशन इधर नहीं हो सकता। और अगर ब्लॉक का एक्सीलरेशन इधर नहीं हो सकता तो अब मैं ये भी कह सकता हूं कि ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर होगा, जिधर नहीं हो सकता उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, तो ये जो लाइन है वो तो ये है कि जिधर ब्लॉक का बिल्कुल एक्सीलरेशन नहीं है, जीरो एक्सीलरेशन है, और ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो डॉटेड लाइन के अलॉन्ग होगा, देखो, है ना। तो बच्चों दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये पहचान सकते हो कि किधर एक्सीलरेशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहचान पा रहे तो फिर ये पहचान लो कि किधर नहीं हो सकता है। जिधर नहीं हो सकता तो फिर उसके परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन होगा। तो अब इसलिए क्या करोगे, इसका मैं एफबीडी बनाता हूं। देखो, इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे, चलो मैं अभी एफबीडी ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, मैं ही बता देता हूं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मैं खुद ही बता देता हूं। हालांकि हमें सोचने पड़ते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आगे आएगा, तुम सोचना शुरू करोगे। चलो मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन में देता हूं। एक तो मैंने अभी बताया कि हर पार्टिकल पे नीचे ग्रेविटी लगती है mg, ठीक है, ये अर्थ लगाती है। इस ब्लॉक पे एक तो अर्थ ने फोर्स लगाया, ठीक है, ये चलो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन में, ये भी हेडेक नहीं कि कहां से आया, अभी सिखाऊंगा ये तो मैं तुम्हें। और एक जो इंक्लाइंड प्लेन है वो इस पे लगाएगा नॉर्मल। दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो कांटेक्ट में होने की वजह से लगता है, ठीक है। दो चीज कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगता है, इस पे मैं आगे डिस्कस करूंगा अच्छे से। चलो मैंने ये इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी, ये मान के चलो
ये इसका एफबीडी मैंने तुम्हें बना दिया। अब आगे का काम तुम्हें करना है। पहला स्टेप क्या था कि हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि इधर इसका एक्सीलरेशन नहीं हो सकता, इधर एक्सीलरेशन होगा इसका। फिर उसके अकॉर्डिंग हम सोचना शुरू करेंगे कि किधर नहीं हो सकता, उधर क्यों नहीं हुआ होगा, और जिधर एक्सीलरेशन है उधर क्यों है। तो दो ही फोर्स हैं इस पे, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब तुम सोचो कि किसके कंपोनेंट किधर करें। तो मैंने अभी बताया था कंपोनेंट किधर करने होते हैं, फिर ध्यान दो कंपोनेंट किधर करने होते हैं। एक तो जिधर एक्सीलरेशन नहीं है उधर तो हम क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस करा देंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। और फिर जिधर एक्सीलरेशन है उधर क्या लगा देंगे, F इक्वल टू ma लगा देंगे। तो मुझे कंपोनेंट करने हैं, देखो मैं डॉटेड लाइन बना दूं। एक तो ये डायरेक्शन है जिधर एक्सीलरेशन नहीं है, और एक तुम्हारी डायरेक्शन ये है जिधर एक्सीलरेशन है। इन्हीं डायरेक्शन में कंपोनेंट करने हैं। अब बताओ क्या मैं नॉर्मल का कंपोनेंट करूं, नहीं। इस एन फोर्स से मतलब इसको नॉर्मल बोलते हैं, क्या इस एन का कंपोनेंट करूं, क्या बताओ, नहीं करूंगा, क्योंकि जिधर मुझे फोर्स चाहिए उधर ही तो पूरा फोर्स। अगर ये ऐसे स्लैंटेड होगा, तिरछा होगा, तो कंपोनेंट करता। अभी नहीं नॉर्मल की जबरदस्ती एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर, इधर क्यों कंपोनेंट कर रहे हो, इधर कौन सा एक्सीलरेशन इसका, यूं आ रहा है ना ये। तो नॉर्मल ऑलरेडी उस डायरेक्शन में है जिधर तुम्हें कंपोनेंट चाहिए, देखो है कि नहीं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, 90 पे है। तो जो एन फोर्स है वो उधर ही है ऑलरेडी जिधर तुम्हें कंपोनेंट चाहिए। देखो कैसे कंपोनेंट करोगे, वाई एक्सिस के अलग आ गया। क्या mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि mg ना तो इस डायरेक्शन में है ना mg इस डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कैसे, अब एंगल थोड़ा सा देखो, ज्योमेट्री ध्यान देना बच्चों। ये एंगल क्या था तुम्हारा, बताओ, थीटा था। ये थीटा और ये कितना बताओ, 90। देखो तो ये जो एंगल होगा कैसे निकाल सकते हैं, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना ये। तो अगर ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये तुम देखना 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, क्योंकि इन तीनों का सम 180 बैठ रहा है। और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये जो एंगल होगा ये वापस से थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, बताओ। इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, और ये 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़ के देखो एक बार, ऐड करो, थीटा से थीटा 90 आ रहा है कि इन दोनों का सम, इसलिए एंगल थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो mg का कंपोनेंट करें बच्चों, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा। देखो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, mg cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में mg कंपोनेंट करें ना अपन, ध्यान से देखना। mg का कंपोनेंट करना एक तो इधर और एक इधर, इधर ही करने ना, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा था, तो बिल्कुल तुम कंपोनेंट कर सकते हो। अभी क्या होता है, थीटा की डायरेक्शन में कौन सा आता है, cos थीटा वाला, तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा, है ना। उधर कौन सा आएगा, mg sin थीटा। तो वही मैं कह रहा हूं, इधर mg cos थीटा देखो, और इधर जो होगा दैट विल बी mg sin थीटा। अब भले से तुम mg को हटा दो, उसके टुकड़े कर लिए ना, अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। कैसे क्लियर है बताओ, ब्लॉक इधर क्यों नहीं जा रहा, तो तुम्हारा एक लाइन में जवाब होगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्यों नहीं है। क्या हुआ होगा कि n इक्वल टू किसके हो जाएगा, mg cos थीटा। ये दोनों फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। और इसका नेट एक्सीलरेशन बताओ, अगर पूछा जाए कि फाइंड द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो इस पे इधर तो फोर्स करा दो बैलेंस, और इधर क्या लाएंगे, F इक्वल टू ma। तो बताओ इधर कौन सा फोर्स दिख रहा है तुम्हें, बताओ, mg sin थीटा। इधर कौन सा फोर्स दिख रहा है, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू ma, m से m कैंसिल। इसलिए ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे जब फिसलेगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता हो, g sin थीटा होगा, है ना। एक्सीलरेशन कितना आ गया बताओ, g sin थीटा। और अब इससे आगे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बताओ, तो v इक्वल टू u प्लस at। सारे इक्वेशन तुम लगा सकते हो। एक बार एक्सीलरेशन आ गया तो अपने सारे काम बन जाएंगे। तो
अब हम सोचेंगे, ये लास्ट में क्वेश्चन होने के बाद भी सोचा करो कि यार क्या हुआ होगा, यानी कौन किस चीज के रिस्पॉन्सिबल था। खुद ही से क्वेश्चन करो कि ब्लॉक इधर क्यों नहीं गया, तो जवाब तुम्हें अपने आप मिल रहा है, इधर क्यों नहीं गया, यानी क्यों कांटेक्ट नहीं छूटा। ये क्यों कांटेक्ट नहीं छूट रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल जो फोर्स है ये एन, इसने mg cos थीटा को बैलेंस कर लिया। अब तुम्हारे पास हर बात का जवाब है कि एन की वैल्यू इसके इक्वल हो गई, इसलिए इधर नेट फोर्स कितना हो गया बताओ, 0, तो इसलिए इधर नहीं गया। इसको इंक्लाइन प्लेन पे फिसलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बताओ, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है mg sin थीटा। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, F इक्वल टू ए में लगा दो। अब हमारे पास हर चीज का जवाब रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चों में कोई क्वेश्चंस नहीं करा रहा था जिसके कोई आंसर आएंगे या कुछ इस तरह से ना, मैं जस्ट ये सिखा रहा था कि कैसे F इक्वल टू ए में लगाते हैं। इज इट क्लियर, हाउ वी अप्लाई F इक्वल टू ए में। तो इसके अगर स्टेप में रिवाइज करूं तुम्हें, क्या स्टेप होते थे, तो 2-3 स्टेप इसके फिक्स्ड है। हर क्वेश्चन में यही सिनेरियो होगा। सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तुम खुद सोचो कि जो ब्लॉक या पार्टिकल जो भी है वो किधर चल सकता है और किधर नहीं चल सकता। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन सोच लो। अगर ये तुम्हें पता लग रहा है कि किधर चल सकता है तो फिर सोच लेना कि इसके परपेंडिकुलर नहीं चल सकता, या ज्यादातर पहले पता ये लगता है कि किधर नहीं चलता है। किधर नहीं चलता, जहां कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलेगा, और उधर अगर नहीं चलेगा तो फिर अलोंग जो है उसके डायरेक्शन में वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे यहां पर हमें पता लग गया कि यार ब्लॉक इधर नहीं चल सकता, ब्लॉक का जरा भी एक्सीलरेशन, थोड़ा सा भी एक्सीलरेशन इधर नहीं हो सकता, और इधर अगर एक्सीलरेशन नहीं हो सकता तो फिर रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यूं होगा इसका 90 डिग्री। अरे बस में, यानी कि मैंने कहा भी था कि कई बच्चे अगर सोच रहे हैं कि यार सर इधर एक्सीलरेशन नहीं है, बहुत से बच्चे सोच सकते हैं फिर इधर हो जाए क्या दिक्कत है, इधर दिक्कत हो जाएगी। फिर पता है कि यार इधर एक्सीलरेशन नहीं है, इधर हो जाएगा ए। इधर क्यों नहीं माना तुमने, इसके परपेंडिकुलर ही क्यों माना इधर, क्योंकि अगर तुम जरा भी किसी एंगल पे मान लोगे ना ए, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा फिर इधर कितना, a cos थीटा, जबकि उधर एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो कंपोनेंट कब नहीं आएगा, जब इसको 90 रखो ना, तुम 90 पे रखो इसको। अब लो कंपोनेंट a का, मैं कहूं इसका इधर कंपोनेंट लो, a cos 90, cos 90 क्या होता है, 0। अगर कोई चीज किसी डायरेक्शन में नहीं है तो फिर वो किधर होगी बताओ, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मुझे इधर मानना पड़ गया, और किसी एंगल पे नहीं मान सकता, नहीं तो फिर इसका कोई ना कोई कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जबकि ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है, इधर एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है। तो पहला स्टेप क्या है, सोचना, ऑब्जर्वेशन, 2 डायरेक्शन का ऑब्जर्वेशन। कौन कौन सी डायरेक्शन, एक तो किधर एक्सीलरेशन है और एक किधर एक्सीलरेशन नहीं है। दूसरा स्टेप क्या था बताओ, जब तुम ये सोच चुके हो, जब हम ये सोच चुके हैं कि यार इधर एक्सीलरेशन होगा इधर नहीं होगा, तो फिर इसका एफबीडी बनाएंगे, जो मैं भी सिखाऊंगा। अभी मैंने एफबीडी यहां दे रखा था क्योंकि तुम अभी नहीं जानते कौन कौन से फोर्स लगते हैं, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो दूसरा स्टेप क्या होता है उसका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम पे एक दिन मैंने डिस्कस किया था, किस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसने किस पे लगाए वो उस मतलब नहीं है, जिसका एफबीडी बना रहे हो उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस पे 2 फोर्स लग रहे थे जो मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि अभी तुम जानते नहीं फोर्सेस के बारे में। एक तो अर्थ खींचेगी इसको mg फोर्स से ग्रेविटी, और एक इधर नॉर्मल फोर्स लगा। चलो ये मैंने, तो ये तुम्हें भी ये काम भी तुम्हें करना पड़ेगा, उसका एफबीडी बनाओ, और एफबीडी बनाने के बाद फिर कंपोनेंट करना शुरू करो। तो कंपोनेंट किधर करने हमें बताओ, वही 2 डायरेक्शन, एक तो जिधर एक्सीलरेशन है और एक जिधर एक्सीलरेशन नहीं है। और इतना जब काम हो जाए तो अब क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है उधर तो क्या कर दो, फोर्सों को बैलेंस करा दो, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर थोड़ा भी फोर्स बच गया तो एक्सीलरेशन आ जाएगा ना, जबकि एक्सीलरेशन कितना उधर 0 है। तो फोर्सों को बैलेंस करा दो। जैसे यहां पे मैंने फोर्स को बैलेंस कराएंगे तो क्या बनेगी, n इक्वल टू mg cos थीटा, और फिर जिधर एक्सीलरेशन है उधर क्या करो, F इक्वल टू ma लगा दो, और यू विल गेट द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। यानी कि ये तो इस डायरेक्शन का आया है, अभी तो और किधर भी हो सकता है, तो इस डायरेक्शन का यही रिजल्टेंट है, क्योंकि इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं है। जिधर कोई एक्सीलरेशन नहीं है रिजल्टेंट किधर होगा, उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो ए आया है इधर वही रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, कितना, g sin थीटा, जो भी आए खैर, लेकिन स्टेप यही फॉलो करने हैं। बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच होती है, पहले हमें देखना पड़ता है क्या हो रहा है, और फिर ऐसा क्यों हो रहा है उसका जवाब एनएलएम से अपन देते हैं। क्लियर।
ओके तो देखिए यहां जो हमें एक चीज दिक्कत जो तुम्हें थी कि यार सर आपने mg ये एन वेन कहां से आई है, तो वहीं पे मैं बात शुरू कर रहा हूं कौन कौन से फोर्स यानी एफबीडी में कौन कौन से फोर्सों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर कि हम एफबीडी जब बनाएंगे तो इस ब्लॉक पे या पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं इस बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेज, क्योंकि F इक्वल टू एम ए के लिए पहले फोर्स तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जब भी तो कंपोनेंट करोगे। फोर्सेज पता नहीं है तुम्हें तो कहां से कंपोनेंट करोगे, तो पहले फोर्स कौन कौन से। तो इसलिए हमारे काम जो फोर्स आएंगे यहाँ एनएलएम में उन पे बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। टाइप्स ऑफ फोर्सेज, ध्यान देना, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं और बहुत मजेदार चैप्टर आगे जाके और भी मजेदार बनेगा, देखना। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेज में सबसे पहला जो फोर्स है वो है या ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ओके, जो अभी मैंने बताया कौन सा बताओ, mg। कभी भी तुम किसी ब्लॉक का किसी भी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो एक फोर्स तो ये पक्का समझो, चाहे ब्लॉक टेबल पे रखा है, चाहे उस कमरे में है, चाहे यहां रखा है, कुछ भी रखा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, अर्थ तो खींचेगी ना उसको। तो कभी भी जब तुम्हें एफबीडी बनाना हो, एम मास का कोई ब्लॉक है, तो एक फोर्स बिल्कुल पक्का समझो, वो है ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। इस पे मैंने कहा ना एफबीडी में कौन से फोर्स दिखाते कि इस पर कौन कौन से फोर्स लगे, जिसका एफबीडी बनाना है उस पर कौन कौन से फोर्स लगे वो हमें दिखाने हैं। तो एम मास का अगर ये ब्लॉक है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो पहला फोर्स है जो मैं बता रहा हूं वो है mg, ये होता है, ठीक है बच्चों। m क्या है, इस ब्लॉक का मास, और g क्या है, वही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू याद है तुम्हें कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 भी जिसको अपन एज्यूम कर लेते हैं कई क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेशन के लिए, वही g है ये। तो एक फोर्स तो तुम्हें ये हमेशा बनाना है। जब एफबीडी बनाना शुरू करोगे तो सबसे पहले mg लगा दो, इस पे एक तो कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। अब इसको कोई बैलेंस करा वो आगे की बात है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेज में सबसे पहला है जो बस ये एक लाइन का फोर्स था, बस कुछ नहीं करना है कि कितना फोर्स लगेगा, मास इनटू स्मॉल g, और किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जैसे इंक्लाइन प्लेन पे बताया ना मैंने, इस ब्लॉक पे मैंने mg कैसे लगाया, तो इसमें सोच रहे हैं कि कैसे लगाएं, किधर लगाएं, अर्थ सीधा सीधा किधर लगाती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इधर फोर्स लगाएगी अर्थ, कितना बताओ, mg। क्लियर, इधर फोर्स लगाएगी। तभी तो जब तुमने 1D मोशन पढ़ी, तुमने पढ़ा है कि अर्थ जब कोई बॉडी चाहे ऊपर जा रही है, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन तुमने क्या लिया था, g लिया था। क्यों, क्योंकि देखो जब ये मूव करेगा, जैसे हमने हवा में एक बॉल छोड़ दी, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे एक ही फोर्स लगेगा, कौन लगाएगी बताओ, हवा में कौन सा फोर्स लगेगा इसको, तो mg। अब मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन बताओ। जब फोर्स तुम्हें मालूम है और ले दे के यही फोर्स, और कोई सा फोर्स भी नहीं होता है, इस पर अपने छोड़ दिया तो इस पर और कौन सा फोर्स है, केवल अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ, लगाओ इस पे F इक्वल टू ma। जब तुम्हें फोर्स मालूम है तो mg इक्वल टू क्या कहते हैं अपन, ma, m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g। तभी तो तुम काम करते थे कि भाई हर बॉडी पे जो ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रही है उसका एक्सेलरेशन क्या लेते थे, g लेते थे, वो ऐसे आता था। एक्सेलरेशन g क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स लगा था mg, और F इक्वल टू जब ma करोगे तब जाके इसका एक्सेलरेशन कितना आता है, g के इक्वल आता है। और फिर अपन सारे क्वेश्चंस करते हैं इससे कि कितने देर में ऊपर पहुंचेगी, कितने देर में नीचे आएगी, वो सारी चीजें। क्लियर बच्चों, एक फोर्स पहला तो ये माइंड में रखना हमेशा, कभी भी किसी चीज का हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ब्लॉक का, अगर तुम एफबीडी बना रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, तो पहला जो फोर्स है वो कौन सा होगा, mg होगा, जो तुम्हें लगाना है, ठीक है। दूसरा फोर्स जो है, ध्यान देना, मैं वो फोर्स ले रहा हूं, ऐसे फोर्स तो होने को बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ 12th में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रो, जो हमारे यहाँ 11th लेवल पर काम आएंगे, उन फोर्सों को। तो मैं 3 फोर्सों पर बात करूंगा, 3 फोर्स। एक तो ये हो गया, कौन सा फोर्स था, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कितना फोर्स लगता है, mg। दूसरा है नॉर्मल
रिएक्शन फोर्स, इस पे काफी चर्चा करूंगा, ध्यान देना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको मैं डिनोट करूंगा एन से। अब ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कैसे लगता है? एक छोटा सा तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम्हारे सामने ये तुम्हारी स्टडी टेबल मान लें अपन, ठीक है, ये स्टडी टेबल, स्टडी टेबल पे तुम्हारी बुक रखी हुई है, ठीक है। अब कुछ नहीं तो चलो बैठे बैठे जैसे न्यूटन ने सोचा तुम भी सोचना शुरू करो, क्या पता न्यूटन बन जाओ, है ना। सोचना शुरू करो, क्या ये बुक रखी हुई है, ये क्यों रखी हुई है, मतलब समझे, क्यों रखी हुई है, मतलब ये रेस्ट पे कैसे है, क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बुक का। मैं इस बुक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मान लो इस बुक का मास m है, ओके, क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा होगा ना। एक तो क्लियर है, एक तो कौन लगाएगी, अर्थ। भाई इस बुक पे जो टेबल पे रखी हुई है, मैंने अभी से कहा था एक फोर्स तो हमेशा ही लगता है। नीचे फोर्स लग रहा है कितना बताओ, mg, और क्या, और पता नहीं सर, भैया एक तो mg लग रहा है और पता नहीं, लेकिन चलो पता नहीं, लेकिन लग रहा होगा कि नहीं, और ये सोच लो। अब कौन लगा रहा है वो छोड़ो, मतलब ये इसका एफबीडी कंप्लीट हो गया क्या, ये बताओ, क्या ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है? तो मैंने क्या कहा, ऑब्जर्वेशन देखो हो क्या रहा है, क्या बुक नीचे एक्सिलरेट कर रही है, क्या चुपचाप रखी हुई है बुक? तो सोचो इस बात को, क्या बुक नीचे की तरफ इसमें से निकलते हुए और नीचे की तरफ एक्सिलरेट कर रही है, बताओ, नहीं कर रही, बस रेस्ट पे बुक देखो, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, चुपचाप बैठी हुई है बुक। तो अब तुम सोचोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ये तो इसका एफबीडी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर ये एफबीडी हुआ तो इस पर नेट फोर्स कितना है, mg लग गया नेट फोर्स। अगर ये एफबीडी है तो नेट फोर्स mg है, तो फिर तो इसको क्या होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए ना। फोर्स लग रहा है, देखो भाई इसको एक्सेलरेट होना चाहिए, ये फोर्स लग रहा है, और कितना एक्सेलरेट होना चाहिए, g से, क्योंकि F इक्वल टू ma करके देखो, mg इक्वल टू ma करो तो m कैंसिल हो गया, तो कितने से एक्सेलरेट होना चाहिए, g से। तो अब तुम ऐसे मत बोलना कि ये बुक नीचे g से एक्सेलरेट होगी क्योंकि हमारा एफबीडी है, तुम्हारा एफबीडी गलत है, तुम्हारे कहने से एक्सेलरेट थोड़ी होगी, बुक एक्सेलरेट हो जाएगी, हमने एफबीडी बना दिया। अरे हो क्या रहा है उसको सोचो, पहले ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि क्या हो रहा है, फिर जवाब देते हैं क्यों हो रहा है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि यार ये बुक रेस्ट पे है, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अब क्यों 0 है वो सोचने का मुद्दा है। एक्सेलरेशन 0 बच्चों तभी हो सकता है जब इस पे नेट फोर्स कितना हो, 0। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ, नीचे क्या है, mg। अब तुम क्या कहोगे कि यार हमें हालांकि पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा इस पे एक और, ये तो एफबीडी नहीं हो सकता, ये एफबीडी तो गलत है, इससे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इससे तो क्या हो रहा है, जो हम देख रहे हैं वो चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये तो ये कह रहा है कि ये नीचे गिरेगी, जबकि रखी हुई है बुक। तो क्यों रखी हुई है उसको सोचो, अब वाई दिस इज सो। तो जरूर कोई ना कोई फोर्स इस पे और लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसने इसको बैलेंस किया होगा, तभी तो रुकी हुई है। इसलिए पहले ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यही जो फोर्स है वो है नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, सुनो, कब लगता है, कितना लगता है, किधर लगता है, 3 चीज। जब कोई भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, जैसे यहां कौन कांटेक्ट में था, तो बुक और टेबल, कोई भी दो चीज आपस में कांटेक्ट में है तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगाती है। ध्यान देना, अगर कोई भी दो चीज परस्पर कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो बॉडी ए बी पर और बी ए पर, जैसे यहां पे वो तो एक्शन रिएक्शन होगा। टेबल ने, ये कौन सा नॉर्मल कहोगे बताओ, ये कौन सा नॉर्मल है, टेबल ने बुक पे लगाया नॉर्मल, तो बुक ने भी टेबल पे नॉर्मल लगाया। यानी अगर मैं टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो उस पे भी नॉर्मल इतना ही किधर लगा हुआ बताओ, नीचे लगा। अरे ये तो एफबीडी। इसलिए ध्यान देना, नॉर्मल फोर्स क्या है समझे, कि जब कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में है, कोई भी दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो वो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाती है।
कौन सा फोर्स कहलाता है बच्चों? नॉर्मल कहलाता है। तो अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाऊंगा, और जब मैं टेबल का एफबीडी बनाऊंगा तो टेबल पर कौन कौन से लग रहे हैं। यहां मत बोलना कि ये तो टेबल लगाया, अब कि सर वो भी दिखाओ जो ब्लॉक ने लगाया होगा। तो ब्लॉक ने लगाया होगा टेबल पे, तो जब मैं टेबल के एफबीडी की बारी आएगी तब दिखाऊंगा उसको। किसी भी बॉडी के एफबीडी में कौन से फोर्स दिखाते हैं, उस पर कौन कौन से लग रहे हैं, उसने किस पे लगाए उससे मतलब नहीं। तो इसलिए ध्यान देना। तो व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है समझे? कोई भी दो चीज अगर कांटेक्ट में है, कोई भी दो चीज अगर कांटेक्ट में है तो वो एक दूसरे पर क्या लगाती है? नॉर्मल फोर्स लगाती है। इज इट क्लियर? तो नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, किधर लगेगा और कितना लगेगा? पहली बात तो ये नॉर्मल फोर्स, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उस पर मैं थोड़ा सा शुरू करता हूं। नॉर्मल फोर्स का थोड़ा अपन डिटेल पढ़े, फिर उसके बाद क्वेश्चंस में इसको अपन यूज लेंगे, ठीक है? तो पहली बात, इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान देना। नॉर्मल की क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बच्चों मैं थोड़ा यहां बताऊं तुम्हें, अपने पूरे यूनिवर्स में जो फंडामेंटल फोर्स हैं, फोर्स तो बहुत हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स आगे पढ़ेंगे, टेंशन, फ्रिक्शन, ना ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स हैं, लेकिन जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो केवल 4 हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज। कौन कौन से? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड जो है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है हमारा वो है वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। 4 फंडामेंटल फोर्स हैं जिनकी एक तरह से अपन स्ट्रेंथ कहें तो सबसे हैवी जो फोर्स होते हैं, सबसे भारी फोर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। उसके बाद सेकंड रैंक कौन की आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। फिर उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, और सबसे कमजोर जो फोर्स है वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इनका जो ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ग्रेटर देन वीक न्यूक्लियर फोर्सेज ग्रेटर देन और ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ऑर्डर में होता है। तो इसमें जो नॉर्मल की बात कर रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चों जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, जैसे यानी जो कॉन्टैक्ट में होने पे लगते हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स है, कब लगेगा? अब एक चीज दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं तो क्या है नॉर्मल? कॉन्टैक्ट में अगर है तो जो फोर्स लगता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं सब। जैसे और बताओ एग्जांपल, चलो कॉन्टैक्ट में होने की वजह से जो फोर्स लगता है उसका और एग्जांपल सोच सकते हो, फ्रिक्शन। एक चीज दूसरे पे मान लो फिसलती है तो फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन भी कैसा फोर्स है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नॉर्मल भी कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रिंग जो होगी, रस्सी, उसमें जो टेंशन मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, वो भी कैसा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए पहला इतना याद रखो बस कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, इनमें से फंडामेंटल कौन से फोर्सेज का एक पार्ट है। तो कौन सा फोर्स है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अरे बस पहला इसका ये है प्रॉपर्टी। दूसरा है इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन नॉर्मल किधर लगता है? अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं नॉर्मल ऊपर लगता है ना, ऐसे नहीं। डायरेक्शन क्या इसकी सुनो, ये बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे मत सोचो नॉर्मल ऊपर लगता है ना या नीचे लगता है, ऐसे नहीं। जैसे एग्जांपल देखना, सबसे सिंपल एग्जांपल,
ये m मास का ब्लॉक है, ठीक है, एक फ्लोर पे रखा हुआ है। चलो m मास का एफबीडी बनाते हैं, इस ब्लॉक का एफबीडी। मैंने कहा पहले ऑब्जर्वेशन देखो, क्या ये ब्लॉक चल रहा है? नहीं चल रहा। किसी डायरेक्शन में बताओ ये मूव कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसका एफबीडी बनाओ। जल्दी बताओ कौन कौन से फोर्स है इस पे, कितने फोर्स लग रहे हैं? जल्दी बताओ। सोचा ना अभी, कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने, इसने किस किस पे लगाए वो नहीं दिखाने, इस पर कौन कौन से लग रहे हैं, क्योंकि मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं। इस पर जो फोर्स है एक तो होगा, नीचे बताओ, अभी बताया था मैंने, एक तो अर्थ लगाती है ग्रेविटी, कितना? mg। अभी नहीं कहा हो गया सर बस ये हो गया एफबीडी। अरे कहां, ये तो अनर्थ हो जाएगा। अगर ये एफबीडी हो गया तो क्या हुआ, ब्लॉक 10, इसका मतलब तो एक्सीलरेट करेगा नीचे। इसके अंदर फंसी 10 रहा है क्या? इसके अंदर तो रेस्ट पे, वो तो क्यों रेस्ट पे? नॉर्मल लगा होगा इस पे। किसने लगाया होगा? फ्लोर ने। कौन कौन कॉन्टैक्ट में? ये ब्लॉक और फ्लोर। तो इसकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, देखो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको याद रखना बिल्कुल। तो इसके परपेंडिकुलर किधर होगा बताओ? अपवर्ड्स। इधर नॉर्मल लग जाए। कौन सा नॉर्मल है? पढ़ो, किसने किस पे लगाया? बोलो। फ्लोर ने ब्लॉक पे लगाया। अब तुम सोचो ब्लॉक ने भी तो लगाया होगा, तो लगाया हो तो क्या करें? यहां थोड़ी दिखाएंगे, ब्लॉक पर कौन कौन से लगे वो दिखाना है। हाँ, अगर कोई कहे यार फ्लोर के बारे में बताओ, बिल्कुल नो डाउट, जितना एक्शन रिएक्शन होगा, हमेशा एक्शन रिएक्शन होगा, जितना फ्लोर ने ब्लॉक पे लगाया उतना ही ब्लॉक फ्लोर पे लगाएगा। किधर बताओ? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई पूछे इसका रिएक्शन क्या है, mg का रिएक्शन कहां है, तो ये किसने लगाया बताओ? mg किसने लगाया? अर्थ ने। इसको पढ़ो, किसने किस पे? अर्थ ने लगाया ब्लॉक पे, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? ब्लॉक भी अर्थ पे लगा रहा होगा। लेकिन जब मैं कब बताऊंगा? जब मैं अर्थ का एफबीडी बनाऊंगा। इसने किस पे लगाया उससे मतलब नहीं है, इस पर कौन कौन से फोर्स लगे। तो ये इसका एफबीडी कंप्लीट है कि नहीं बताओ? बिल्कुल कंप्लीट है। और तुरंत बोल दो कि बताओ नॉर्मल कितना है? n शुड बी इक्वल टू mg। अगर कोई भी ज्यादा कम हो गया तो चलना शुरू कर देगा ये। तो यहां जो नॉर्मल होगा वो क्या इक्वल होगा बताओ? mg के इक्वल होगा। तो अभी मैं इसके और भी एग्जांपल कराऊंगा कैसे परपेंडिकुलर होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा बच्चों कि किस तरह से नॉर्मल अपन निकालते हैं, सारी चीजें है ना। तो सोचना शुरू करो, अपने दिमाग की थॉट्स स्टार्ट करो। ठीक है, गुड बाय, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।